हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बच्चों, मैंने इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है और यह इसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। तो बच्चों, आपका एजुकेटर चंदन सर इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं हमेशा की तरह आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। तो बच्चों, यदि हम अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं फिर भी यदि हम उत्साहपूर्वक लगातार प्रयास कर रहे हैं तो ये आप समझिए कि सफलता ही है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। मतलब कि वह क्या चीज़ है जो हमारे देश के चुनाव को एक लोकतांत्रिक चुनाव बनाता है। तो बच्चों, आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और इन पॉइंट्स को यदि हम एनालाइज करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे देश का जो इलेक्शन है वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तो पहले आप देखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक पावरफुल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में रेगुलर इंटरवल पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का काम करता है। प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के संविधान में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया गया है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह है बच्चों कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं जिनका उम्र 18 ईयर्स या उससे अधिक है उन्हें वोटिंग राइट है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। आप देखोगे कि हमारे देश में सभी के पास वोटिंग राइट्स तो हैं ही जो 18 ईयर्स और उससे अधिक उम्र के हैं। साथ में हर एक लोगों का जो वोट है उसका वैल्यू सेम है। तो ये चीज़ जो है हमारे देश के इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है और मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होने के कारण जो वोटर्स हैं उनके पास वाइड चॉइस होता है इलेक्शन के समय अपने वोट को देने का। तो इस तरीके से जो इलेक्शन है हमारे देश का वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन इलेक्शन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश में आप देखिएगा कि जो वीकर सेक्शन है जैसे कि वीमेन है, SC ST, ये सभी लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में जो इलेक्शन है उसमें कुछ रिजर्वेशन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिए जाते हैं। बच्चों, आप देखोगे कि हर एक इलेक्शन में कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिए जाते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका पार्टिसिपेशन हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में बढ़े। तो जो भी पॉइंट अभी मैंने आपको बताया बच्चों, इस पॉइंट से ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे देश का जो इलेक्शन है वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है और डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के कारण इलेक्शन हमारे देश के डेमोक्रेसी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? तो बच्चों, आप देखिएगा कि हमारे देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए पूरा जो रीजन है हमारे देश का उसे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बांट दिए गए हैं और हर एक पार्ट में जो है वो वोटर्स होते हैं और वोटर्स अपने अनुसार जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का काम करते हैं और इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेल डिफाइंड एरिया from where the number of voters elect their representative as per their
विश। बच्चों आप देख सकते हो कि हमारे देश में अगर फिलहाल बात किया जाए तो 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में। और आप देखिएगा कि ये जो 545 मेंबर्स है लोकसभा में अभी, उसमें से 543 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड हैं और जो 2 मेंबर्स है वो नॉमिनेटेड है। तो आप देखोगे बच्चों कि जो 543 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। तो टोटल हमारे देश में फिलहाल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप एक बार फिर से समझिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी एक क्षेत्र है जहाँ से कुछ वोटर जो हैं अपने वोट को दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का काम करते हैं। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से एमएलए चुने जाते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यही एमएलए मिलके स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुने जाते हैं वो हैं एमपी, और यही एमपी मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका एरिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बड़ा होता है। आप देखोगे हमारे देश में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिए जाते हैं, और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कैंडिडेट ही इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और इलेक्शन को जीत करके जो है वो मेंबर बनते हैं, या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर लोकसभा का। तो आप रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिफाइन कर सकते हो, द कॉन्स्टिट्यूएंसी विच इज रिजर्व for the weaker section of the society such as SC, ST, women is called the reserve constituency. The purpose of the reserve constituency is to increase the participation of the weaker section of society in the political system of the country. Next जो टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का वो है इलेक्शन प्रोसेस। तो इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो बच्चों आप देखिएगा इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो जो भी इवेंट्स जो भी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्शन प्रोसेस। तो इलेक्शन प्रोसेस में आप देखिएगा पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, दूसरा स्टेप होता है नोटिफिकेशन, तीसरा स्टेप होता है नॉमिनेशन, चौथा स्टेप होता है कैंपेनिंग, और जो अंतिम स्टेप होता है वो होता है पोलिंग ऑफ वोट्स, और पोलिंग ऑफ वोट्स के बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो बच्चों आप देखोगे इलेक्शन जब होने वाला रहता है तो उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, जैसे कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसका इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड को इशू करना, और फिर आप देखोगे कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना ताकि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो। तो ये सभी प्रिपरेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है इलेक्शन के डेट के अनाउंसमेंट के पहले। फिर आप देखिएगा कि प्रिपरेशन के बाद नोटिफिकेशन का जो है वो समय आता है। तो नोटिफिकेशन में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह अनाउंस करता है डेट जिसमें इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे, और नोटिफिकेशन जब इशू कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो सके। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक कैंडिडेट को इलेक्शन में
बने रहने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी होता है। कोड ऑफ कंडक्ट में आप रूल्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो भी कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको जो है हॉस्पिटल्स के सामने कोई भी तरीके का रैलीज को ऑर्गेनाइज नहीं करना है। साथ में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं इनका इस्तेमाल जो है वो इलेक्शन के समय नहीं करना है। साथ में न्यू स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है इशू नहीं किया जा सकता कोड ऑफ कंडक्ट के समय। तो ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं कैंडिडेट को और पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के समय, और इसे ही कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो जब डेट अनाउंस हो जाता है इलेक्शन का तो उसके बाद कुछ समय दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को, ताकि कैंडिडेट्स जो है अपना नॉमिनेशन फाइल कर सके। नॉमिनेशन फाइल करते समय कैंडिडेट को एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट में कैंडिडेट से जुड़ी हुई सारे जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंचता है, जैसे कि कैंडिडेट का कितना जो है वेल्थ है, साथ में कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर नहीं। तो ये सब जानकारी एफिडेविट के माध्यम से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैंडिडेट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसके बाद नॉमिनेशन कंप्लीट होता है कैंडिडेट का। उसके बाद देखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन कंपेनिंग का समय देता है कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टी को, और इलेक्शन कंपेनिंग के समय जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो कैंडिडेट है वो प्रचार करते हैं अपने इलेक्शन सिंबल के बारे में या फिर जो भी प्रोमिसेस वो उनके द्वारा किया जाता है, ये सब के बारे में लोगों को जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट देते इलेक्शन कैंपेनिंग के समय। इलेक्शन कैंपेनिंग की ही वजह से वोटर्स को कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। वोटर्स को पता चलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी उसका इलेक्शन सिंबल क्या है, या फिर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका आइडियोलॉजी क्या है। ये सब के बारे में जानकारी जो है वो वोटर्स को मिल पाते इलेक्शन कैंपेनिंग के वजह से। उसके बाद देखिएगा कि पोलिंग ऑफ वोट्स का समय आता है। पोलिंग ऑफ वोट्स में पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं, और पोलिंग बूथ्स में जो आपके वोटर्स हैं वो जा करके वोट देते हैं अलग अलग कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को, और उसके बाद जो है डिक्लेरेशन होता है रिजल्ट का। तो आप देख सकते हो कि इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन्हीं सारे इवेंट्स को, इन्हीं सारे स्टेप को फॉलो किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ताकि हमारे देश में जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो। बच्चों आप देखिएगा कि इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का फाउंडेशन है, और इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, साथ में आपके पॉलिटिकल पार्टीज का और सभी लोगों का। तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। तरीके के लेक्चर्स को देखते रहने के लिए, समझते रहने के लिए आप सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।